आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के सिरसिला जिले में किसानों ने आज धान खरीद के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि खरीद केंद्र उनसे धान नहीं खरीद रहे हैं। सिरसिला के एक किसान ने मीडिया को बताया कि आईकेपी केंद्र 1 महीने से धान की खरीद नहीं कर रहे हैं। हमने तहसीलदार और कलेक्टर से संपर्क किया और उनके सामने शिकायत दर्ज कराई, हालांकि कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदर्शनकारियों ने खराब परिवहन व्यवस्था को लेकर चिंता जताई, जिससे कथित तौर पर धान खरीद में भी दिक्कत आ रही है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक किसान के पास फिलहाल 200 बोरा धान है। तेलंगाना भर में कई किसान काफ़ी समय से धान खरीद पर चिंता जता रहे हैं। नवंबर 2024 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने नामित विशेष अधिकारियों को राज्य में धान खरीद को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। तेलंगाना में धान खरीद प्रक्रिया की निगरानी करने और किसानों के लिए महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के कुशल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न IAS अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। तेलंगाना के नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने घोषणा की थी कि सरकार केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा बढ़िया धान के लिए प्रति क्विंटल 500 रुपये का बोनस प्रदान करेगी। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने आज राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपना संतुलन खो बैठे हैं। वो चाहते हैं कि रोहित वेमुला के लिए न्याय हो, लेकिन राहुल गांधी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो हुआ उसके बारे में नहीं बोलते। राहुल गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आते? उन्हें देखना चाहिए कि उनकी कांग्रेस सरकार ने 100 एकड़ ज़मीन कैसे खाली कर दी है। बट राहुल गांधी भूल जाते हैं कि जो अभी जो हुआ वही सेम हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक 20 दिन पहले, उसके बारे में आज तक राहुल जी मुंह तक नहीं खोलते हैं। कम से कम एक शब्द नहीं निकलता उनके मुंह से। यही राहुल गांधी ने कहा था कि आपको जब भी आफत हो मैं आ जाऊंगा। आज कहाँ है राहुल जी? आज क्यों नहीं आते हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी? एक बार आइए, बैठिए, देखिए आपके सरकार ने, आपकी कांग्रेस सरकार ने किस तरह 100 एकड़ जमीन को साफ कर दिया, रातों रात बुलडोजर बेच के वहां पे सबको हैरान किया। आप देखिए एक बार आके। हम राहुल गांधी जी से कहना चाहते हैं, 2016 की बात छोड़िए, अभी जो 2025 में हुआ हादसा, उसके बारे में भी बोलिए। एक बार आइए हैदराबाद, एक बार आइए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यहाँ के छात्रों से मिलिए। थैंक यू। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने राज्य में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। गद्दार तेलंगाना फिल्म पुरस्कारों के संबंध में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार न केवल तेलुगु फिल्मों बल्कि उर्दू सिनेमा को भी समर्थन देगी, जो राज्य की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। भट्टी विक्रमार्क ने दिवंगत गद्दार को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें एक महान शख्सियत बताया, जिन्होंने अपने गीतों के जरिए तेलंगाना की धड़कन को दुनिया भर में गुंजाया। उन्होंने कहा, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक गद्दार की शैली और गीतों के व्यापक रूप से नकल की जाती है। उन्होंने अपने संगीत से तेलंगाना आंदोलन में जान फूंक दी। उनके नाम पर पुरस्कार शुरू करना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हैदराबाद में फिल्म पुरस्कार समारोह को भव्य पैमाने पर आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। दिल्ली के तालाकोटा स्टेडियम में वक्फ बचाओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के किसी व्यक्ति ने संसद में कहा है कि विशेष मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है। मैं PM मोदी से कहना चाहता हूं कि सऊदी अरब की अपनी यात्रा के दौरान उन्हें क्राउन प्रिंस से पूछना चाहिए कि क्या मदीना वक्फ भूमि पर बना है। वक्फ हर मुस्लिम देश में मौजूद है, चाहे वो लोकतंत्र हो या राज्य। यूपी में बहुत ज़्यादा अनमोल रतन है। मुगल बादशाह अकबर के पास भी नहीं थे होंगे। मोदी के पास बहुत से अनमोल रतन है। किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है। हम अपने वजीर आजम से बोल रहे हैं कि जब आपका प्लेन सऊदी एयर स्पेस में आया तो मोहम्मद बिन सलमान की एयरफोर्स ने 15 F-15 से आपका इस्तकबाल किया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान से पूछ लें कि क्या मदीने शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के आगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें लिखा हुआ अंग्रेजी में वक्फ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला। वो पूछ लें, जब सऊदी अरब जा रहे हैं तो गले मिलते वक्त पूछ लें, या हबीबी ये सही है क्या? क्योंकि बोर्ड लिखा हुआ है। तो हर इस्लामी मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में, चाहे वहां पर जमहूरियत हो या बादशाहत हो, वक्फ का तसव्वुर है और रहेगा।
आईएमडी हैदराबाद ने 2025 की गर्मियों में पहली बार लू की चेतावनी जारी की है। तेलंगाना के आदिलाबाद, कुमारम भीम, निर्मल और मंचिरियल जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। गर्मियों की पहली अपेक्षित गर्मी की लहर को देखते हुए आईएमडी हैदराबाद ने न केवल चेतावनी जारी की है बल्कि 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। तापमान में संभावित वृद्धि को देखते हुए मौसम विभाग ने पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। कल आदिलाबाद जिले में राज्य में सबसे अधिक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अलावा मौसम विशेषज्ञ टी बालाजी ने भविष्यवाणी की है कि अगले 3 दिन पूरे उत्तरी तेलंगाना के लिए बेहद गर्म होने वाले हैं और कुछ स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य हिस्सों में भी गर्मी देखने को मिलेगी। हैदराबाद में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और तेलंगाना के अन्य हिस्सों में 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। मौसम विशेषज्ञों ने हैदराबाद सहित दक्षिणी और पूर्वी तेलंगाना में छिटपुट तूफान भी आने की भविष्यवाणी की है। हैदराबाद के मामले में मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। इसने 25 अप्रैल तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि पूर्वानुमान है कि शुक्रवार तक शहर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हाइड्रा आयुक्त एवी रंगनाथ ने सड़कों और सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों को सुरक्षा से अपना अतिक्रमण हटाने की सख्त चेतावनी जारी की है। ऐसा न करने पर हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति निगरानी और संरक्षण एजेंसी अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करके कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाइड्रा यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि आउटर रिंग रोड तक की सड़कें बदहाव और अतिक्रमण से मुक्त रहे, जिससे यातायात सुचारू हो सके। नागरिकों ने सड़कों के किनारे दीवारों, निर्माणों और अन्य अवैध संरचनाओं के बारे में चिंता जताई, जिससे यातायात में गंभीर बाधा उत्पन्न हुई है। कई लोगों ने यह भी बताया है कि कुछ व्यक्ति सरकारी संपत्तियों को अनधिकृत सर्वे नंबर देकर सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए बनाई गई भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। तेलंगाना एससी अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता पर राज्य सरकार को आज उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है। नोटिस सहायक प्रोफेसर कनकुंतला मंगा द्वारा दायर एक रीट याचिका के बाद जारी किया गया था, जिन्होंने यह घोषणा करने की मांग की थी कि लागू अधिनियम इस हद तक असंवैधानिक है कि यह अनुसूचित जातियों के बीच क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर करने में विफल रहता है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सरकार को 6 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इसके बाद मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण को लागू करने के संबंध में आदेश जारी किया था। अधिनियम का उद्देश्य 59 एससी उपजातियों को परस्पर पिछड़ेपन के आधार पर 3 समूहों में वर्गीकृत करके अनुसूचित जातियों के लिए मौजूदा 15% आरक्षण को तर्कसंगत बनाना है। समूह 1 में 15 सबसे वंचित समुदाय शामिल हैं, जो एससी आबादी का 3.28% है और उन्हें 1% आरक्षण आवंटित किया गया है। आयोग को 8,600 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और जनसंख्या वितरण, साक्षरता स्तर, उच्च शिक्षा प्रवेश, रोजगार के रुझान, वित्तीय सहायता और राजनीतिक भागीदारी का विस्तृत विश्लेषण किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि यह देश पार्टी के घोषणा पत्र पर नहीं चलेगा। यह देश संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। वो कानून लाया गया है। देखिए, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। इस देश को चलना चाहिए उसके संविधान से। गवर्नमेंट जो इस वक्त वक्फ से मुताल्लिक कानून लाई है, यहाँ के संविधान की रूह को मुतासिर करती है। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के बजाय इस मुल्क के लिए जो संविधान इस मुल्क के मेमारों ने, इस मुल्क के बनाने वालों ने दिया है, उसके मुताबिक उसको मुल्क चलाना चाहिए। बट सरकार का ये दावा है कि ये जो कानून लाया गया है ये पक्ष में है, तमाम मुस्लिम इसका समर्थन भी कर रहे हैं और कई लोगों की ज़मीनें जो छीनी गई हैं उसके लिए ये कानून लाया गया है। नहीं, बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा ज़मीन तो गवर्नमेंट ने छीनी, वक्फ की ज़मीनें सबसे ज़्यादा खुद गवर्नमेंट ने छीनी है और इसमें हरगिज़ ये मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। न गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बता सकी कि इसकी कौन सी दफ़ा है जिससे मुसलमानों को फ़ायदा होगा, न कोर्ट में इस बात को बता सकी। आप कह रहे हैं कि हमने इतनी तैयारी की है, इतने महीने तैयारी की है,
और फिर भी जब गवर्नमेंट ने कोर्ट में सवाल किया गया तो आपने कहा कि 7 दिन का टाइम हमको दिया जाए तो हम बताएंगे। तो ये सब झूठ पर है कि कोई सच्चाई नहीं है। सवाल, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी साथ नहीं देता है और क्या फिर आगे अगला कदम होगा? नहीं, हमें इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंसाफ से काम लेगा, और अगर इंसाफ से काम लेगा तो जरूर हमारे मौक़िफ़ को कबूल किया जाएगा। बस केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ तमिलनाडु सरकार लगातार मुखर रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने अपने यहां मराठी भाषा को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही है। इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने यह जानना चाहा कि क्या केंद्र सरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस रुख का समर्थन करती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य में मराठी के अलावा कोई अन्य भाषा तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य नहीं है। सीएम स्टालिन ने कहा कि हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अपने यहाँ लागू करने के लिए भारी आलोचना का सामना करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने दावा किया है कि राज्य में सिर्फ मराठी ही अनिवार्य भाषा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी लागू करने को लेकर खुले तौर पर हुई निंदा पर उनकी घबराहट दिखता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में सीएम स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या केंद्र सरकार आधिकारिक तौर पर उनके इस रुख का समर्थन करती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महाराष्ट्र में मराठी के अलावा कोई अन्य भाषा तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य नहीं रह गई है। उन्होंने आगे सवाल किया कि अगर ऐसा है तो क्या केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को यह स्पष्ट निर्देश जारी किया जाएगा कि शिक्षा नीति में तीसरी भाषा के अनिवार्य शिक्षण की अब कोई आवश्यकता नहीं है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।